सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। आप सबका स्वागत है जूम सेशन में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है द आर्ट ऑफ सेलिंग, जो कि हमारे मास्टर क्लास है द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी का ही एक हिस्सा समझ लो, एक इंटेग्रल हिस्सा, जो कि हम सबको बताता है कि बेचना कैसे है। असल में सबके पास कला तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट कहें या गलती से कहें या बाय चांस की बात करें, बाय चॉइस की बात करें, वी आर इन द इंडस्ट्री ऑफ सेलिंग। हम बेचने के इंडस्ट्री के अंदर हैं। और बेचना किस प्रकार के होते हैं, बेचने के क्या फंडामेंटल्स होते हैं, सेल्स के क्या फंडामेंटल, हालांकि हम सब अपने अपने ज्ञान में थोड़े थोड़े नॉलेज रखते हैं, लेकिन थोड़ा ज्ञान एक्चुअल में काफी नहीं है। यहाँ दिक्कत है कि अगर थोड़े, कहते हैं लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, एंड वी आर द मास्टर्स ऑफ लिटिल नॉलेज। हमें हर जगह का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, उस ज्ञान की वजह से हम नुकसान करते हैं। आप इमेजिन करें, अभिमन्यु को ज्ञान था चक्रव्यूह तोड़ने का, था, घुसने का था, वापस आने का या तोड़ने का ज्ञान नहीं। तो हम सबकी सिचुएशन वही है। हम इस इंडस्ट्री के अंदर घुस तो गए हैं, लेकिन चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पा रहे। अगर इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पा रहे तो हमारा नाकामयाब होना निश्चित है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस पूरे चक्रव्यूह का ज्ञान लेना चाहिए। सेल्स का पूरा फिनोमिना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको बहुत पैसे कमाने हैं, आपको जिंदगी में कामयाब बनना है, तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनिए। जो वीडियोस आते हैं उनको बार बार सुनिए, क्योंकि एक एक सेंटेंस आपके काम आ सकता है और हर क्लाइंट के साथ इसको डील करने में आपको आसान कर। सेल्स के प्रोसेस का फ्लो चार्ट को एक बार सिर्फ रिवीजन करते हैं। सबसे पहला सेल्स का स्टेप जो आता है प्रोस्पेक्टिंग, उससे पहले आता है लिस्ट मेकिंग। तो बहुत बड़ा चैप्टर हमारा चलने वाला है, लिस्ट मेकिंग कैसे करना है। हमने अपनी डायरी के अंदर अपने क्लाइंट की लिस्ट कैसे बढ़ाने हैं, उसका तरीका हम बात करेंगे। कल हम लिस्ट मेकिंग पे काम करेंगे। फिर उसके बाद आती है प्रिपरेशन। आप किस तरह की प्रिपरेशन करते हैं, जिन क्लाइंट को आप प्रोस्पेक्ट बनाना चाहते हो उनके लिए क्या बैकग्राउंड चेक करते हैं, वो किस इंडस्ट्री से आते हैं, क्या उनका वर्किंग बैकग्राउंड है, क्या सक्सेस रेशियो रहा है, क्या फेलियर रेशियो रहा है, ये सब पता होना चाहिए। उनके विचार किस तरह है, किस मानसिकता, मतलब माइंडसेट पे वो आते हैं। फिक्स माइंडसेट के आदमी हैं या फ्लेक्सिबल माइंडसेट के आदमी हैं, ओपन माइंडसेट के आदमी हैं, क्लोज माइंडसेट के आदमी हैं, ये सब देखना हमारे को बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने अप्रोच किस तरीके से करना है, किस तरह से उनसे डील करना है। उसके बाद उनके नीड असेसमेंट को समझना है। देखो, जहां तक आती है नीड असेसमेंट, वहां क्वेश्चन आंसर राउंड चलता है। आपको नीड निकालना है उनसे, तो आपको उनसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। प्रेजेंटेशन बाद का टॉपिक है, मतलब फिफ्थ स्टेप है प्रेजेंटेशन। हम सीधा क्या करते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, मैं कंपनी लेके आया हूँ, मैं ये कंपनी कर रहा हूँ, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, ये मेरी प्रेजेंटेशन है, आप जूम पे आइए, या मैं आपको अभी 1 घंटे में प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। खत्म, ये सारी चीजें खत्म कर देते हैं। अप्रोच किस तरीके से करना है, प्रिपरेशन किस तरह से करना है, ना उसकी नीड असेसमेंट। क्या पता आप उन पे टाइम वेस्ट करो जिनके पास जरूरत ही नहीं है टाइम वेस्ट करने। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके बाद ये एक, जिसे कहते हैं ना, अभेद जगह है, यहां से निकलना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरीके से किया जाए, यानी उसके सवालों के जवाब किस तरीके से आप देते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। ये सब प्रोस्पेक्टिंग प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अप्रोच करके नीड असेसमेंट भी कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन भी दे देते हैं, हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं प्रेजेंटेशन। लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इस ढाल को कैसे तोड़ेंगे, इस दीवार को कैसे तोड़ेंगे, पहला सवाल। और ये याद रखना, 98% जो कस्टमर ऑब्जेक्शंस करते हैं उनके पास पूरे वैलिड रीजन होते हैं आपके साथ ज्वाइन करने के, लेकिन हम उनके ऑब्जेक्शन से घबरा जाते हैं और हम उन्हीं से सवाल पूछने लगते हैं, उनकी ईगो को ब्रश करते हैं, उनको ईगो, उनके क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में फैक्ट्स एंड फिगर्स, एक्सेप्टेंस, एंड उसके बाद उनको बताया जाता है कि आपकी ये प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम आगे समझेंगे। क्लोजिंग किस तरीके से होता है, कल हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तक शायद समझ लिया था, अप्रोच तक। उसके बाद हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वगैरह में आएंगे। फॉलो अप कैसे करना है, देखो क्लोजिंग के बाद फॉलो अप होता है। ज्यादातर लोग फॉलो अप पहले करते हैं, क्लोजिंग बाद में करते हैं।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फॉलोअप क्या करना है, उनको समझने कितना समझ आया, उन्होंने जो प्रोडक्ट लिया उसको आप क्या सर्विस दे रहे हैं, किस तरह से उसको समझा रहे हैं कि अब आप इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हो या आप मुझे 5 रेफरल अपने बताते हो, तो आपको बिजनेस किस प्रकार से आपकी ग्रोथ हो सकती है। जो लोग आपके साथ आते हैं पैसा इन्वेस्ट करके किसी भी प्रोजेक्ट में, उनका दिमाग एक तो है पैसा कमाना। क्या वो सिर्फ प्रोजेक्ट को अब प्रोडक्ट को लेने से ही पैसा कमा पाएंगे? नहीं, उनका ये उद्देश्य वाई क्लियर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉलो अप में ये सारी चीजें आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उनसे रेफरल लेना पड़ेगा, उनके रेफरल से टच बेस बनाना पड़ेगा और उनको इनके लिए तैयार करना पड़ेगा। इससे उनकी ग्रोथ होगी और एक जो पहिया है रुका हुआ उसको थोड़ा सा धक्का देते वो स्टार्ट हो जाता है। फिर लास्ट में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आइए बारीकियों से हम एक एक चीज को समझते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में कल बता चुका हूं, प्रिपरेशन अप्रोच भी बता चुका हूं, नीड असेसमेंट भी बता चुका हूं कल। अब आते हैं प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। प्रेजेंटेशन है क्या? सबसे पहले कोई भी प्रेजेंटेशन आप तैयार करते हैं उसके कम से कम आपके पास 10 रूप, कम से कम 10 तरीके होने चाहिए। 20 मिनट का एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, 30 मिनट का होना चाहिए, 40 मिनट का होना चाहिए, 1 घंटे का होना चाहिए, और कहीं कहीं तो 10 मिनट का प्रेजेंटेशन ही काम आता है। प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए कस्टमर का नीड समझना बहुत जरूरी है, उनका पेन पॉइंट जरूरी है, उसको बुलेट मार्किंग करनी जरूरी है, और उस जगह पे स्ट्रेस लाना पड़ेगा जहां पे जैसे कस्टमर का अभी रिसेंटली जॉब छूट गया है, तो उनसे सवाल पूछना, सर आपका मुबारक हो, मुझे लगता है आपकी नौकरी लगेगी दोबारा। लेकिन फिर ऐसे एक पॉइंट आएगी, क्या नौकरी सिक्योर है? यस, वो बोलेगा सिक्योर है। सर आप इतने साल इस इंडस्ट्री को दिए, उसके बाद आपको 1 मिनट में निकाल दिया या आप निकल गए क्योंकि वहां के प्रोसेस आपको समझ नहीं आ रहे थे, तो आप सोचिए सर, आपको उम्र के उस दराज में कहीं ना कहीं बिजनेस करना पड़ेगा। क्यों ना एक साइड वे हसल, साइड हसल बोल सकते हैं, या एक पार्ट टाइम काम शुरू करते हैं। क्या पता धीरे धीरे एक ऐसा बेस बन जाए, जितनी आपकी नौकरी में पैसे आ रहे उतना पैसा आपको बराबर मिलने लगे। एक प्रोबेबिलिटी है, आप इस पे काम कर सकते हैं। और पूरा आइडेंटिफाई करना है उनके पेन एरियाज को। हाईलाइट द फीचर बेनिफिट्स एंड वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ योर प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट का, कंसेप्ट का, या जो भी चीज आप बेच रहे हैं उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, उसके वैल्यू बताना जरूरी है। और ये सारी चीजें इन सिंक विद प्रोस्पेक्ट के नीड पे होना चाहिए। कस्टमर के नीड के हिसाब से आपको इसको मोड़ना पड़ेगा और उनके ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना पड़ेगा। यूज विजुअल्स, केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल। हम क्या प्रेजेंटेशन के अंदर विजुअल्स यूज करते हैं, केस स्टडीज, यानी केस स्टडीज, फला फला दिन फला फला बंदे ने ऐसा काम किया तो ये मिला, और वो कोई रिनाउंड आदमी होगा तो बहुत अच्छा है। टेस्टिमोनियल्स, आपके 4-5 क्लाइंट आपके बारे में क्या बात करते, फटाक वीडियो कॉल किया या वीडियो पे उनकी रिकॉर्डिंग बना के रखी और उनसे बात करें। मैं इस टेस्टिमोनियल को पूरा पूरा यूज करता हूँ। मेरे सेमिनार्स जितने होते हैं उन सेमिनार्स में सबसे पहले ही टेस्टिमोनियल्स चला देता हूँ। पहले अपना प्रोफाइल चलाता हूँ, उसके बाद टेस्टिमोनियल्स चलाता हूँ। टेस्टिमोनियल से क्या होता है कि सामने वाले को ये पता जरूर चलता है कि जिस आदमी को हम वेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी उसके पास कई सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। आमतौर पे ये टेस्टिमोनियल्स लास्ट में लोग बताते हैं जब प्रोडक्ट बेचने के बाद। मैं हमेशा इसको पहले ही बताता हूँ क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट हम खुद होते हैं। एक छाप छूट जाती है जब 10 लोगों की बातें सुनते हैं तो उनके दिमाग में ये आता है कि ये आदमी कोई खास है। और अदर सपोर्टिंग मटेरियल्स, जितने सपोर्टिंग मटेरियल्स आपकी कंपनी के, आपके प्रोडक्ट के, आपके कंसेप्ट के, आप उस सबको की पॉइंट बनाकर आप बार बार उनसे बात कर सकते हैं, और ये ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में बहुत मदद करता है। तो प्रेजेंटेशन देना और प्रेजेंटेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को हम समझते हैं, ये वो मैं बार बार बोलता हूं, यहां पर आकर ज्यादातर धुरंधर फेल हो जाता है। प्रेजेंटेशन तक बहुत बढ़िया, नीड असेसमेंट पैसा चाहिए समझ आता है, वो सब कर लेते हैं। प्रिपरेशन क्या है, कुछ लोग एक्सटेम्पोर होते हैं, जल्दी मतलब बिना सोचे समझे भी पहुंच जाते हैं कस्टमर के पास। तो मैं उन अप्रोच को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ, अगर आप यहाँ पास हो गए तो आप समझ लो कि वेल हाफ बिगन इज हाफ फुल डन कहते हैं। तो आप यहाँ पर पहुंच गए और यहाँ से आपने बाउंस बैक
नहीं किया, मतलब बैक नहीं गए, यहाँ से आप जंप मार के आगे जाते हो, आपके सारे हर्डल्स उसके बाद क्लियर होते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा आपके क्लोजिंग आती है। तो एंटिसिपेट एंड एड्रेस एनी ऑब्जेक्शन और कंसर्न रेज्ड बाय द प्रोस्पेक्ट्स रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, प्राइसिंग, कंपटीशन और अदर फैक्टर। एक चीज का ध्यान रखना, कस्टमर या क्लाइंट जो आपके सामने बैठा हुआ है उसके पास सवाल बहुत होते हैं, लेकिन कुछ लोग हिचकते हैं। वो सोचते हैं कि सामने वाले ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, अगर मैं कोई सवाल दूं या पूछूं तो उसके जो टेम्पो है वो खत्म हो जाएगा। ज्यादातर लोग हमारे जानकार होते हैं, तो वो नहीं चाहते, वो ना भी करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं बता पाते, वो खोदना आपको है कि वाई नो, यस बोलते हैं मैं आपके साथ, तो उससे पूछना जरूरी है। ज्यादातर लोग ये नहीं करते। जैसे ही कोई बोलता है ना क्लाइंट मेरे को आपका अच्छा लगा प्रोजेक्ट, मैं करना चाहता हूं, तो आप ये नहीं पूछते सर आपको इसके अंदर अच्छा क्या लगा और आपको इसके अंदर बुरा क्या लगा, ये डरते हैं हम। ये जरूर पूछना चाहिए क्यों अच्छा लगा। तो वो बोलेगा मुझे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, इस कंसेप्ट के अंदर मैं अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो अगले 3 साल में मैं इतना पैसा बना सकता हूं। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको समझ आ गया कि सिर्फ और सिर्फ उसने पैसे की तरफ ध्यान दिया है और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया है। सर ये तो है ही इस कंपनी की खासियत, ये तो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ा फीचर है जो आपने आइडेंटिफाई किया, और मुझे भी लगता था यही चीज है। लेकिन सर जब मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा तो मैंने देखा सर कि मेरे जैसे और लोग जो सीख कर काम करते हैं या इनके जूम अटेंड करते हैं या उनके जो रेगुलर क्लासेस होते हैं उनको अटेंड करने में मेरे ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत फर्क आया। जो आज मुझे आप देख रहे हैं, आज से 3 साल पहले 2 साल पहले मैं ऐसा नहीं था, ऐसी नहीं थी। तो मुझे एजुकेशन बहुत अच्छा मिला। इस एजुकेशन की वजह से सर आज मेरे में इतना कॉन्फिडेंट है, जो बंदा पर्दे के पीछे रहता था सर आज आपके साथ जूम में डायरेक्ट बात करके, मैं कैमरा शाई होता था लेकिन मेरे को बहुत फर्क था। मैं तो यही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ कि मैं जो पर्दे के पीछे रहने के बाद में लोगों से मिलने में कतराता था, आज मुझे इस कंपनी में आने के बाद एक कॉन्फिडेंस मिला ताकि मैं आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं। ये जो क्वालिटी है मेरी, इस क्वालिटी के डेवलप होने से मुझे ये पता चल गया है कि अब मैं जिंदगी भर पैसे कमाने में पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग जो है उस वो ओवरकम हो गया मेरे पास, जो मेरा जो डर था। और मुझे आज की डेट में मैं आपको बताते हुए गर्व होता है सर, ये कंपनी छोटे से छोटे पैकेज से शुरू करके आप इतने पैसे कमा सकते हो। कंपटीशन की बात करें सर, हमारा कंपटीशन तो वैसे है नहीं, लेकिन कंपटीशन क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से हैं तो इसमें इतने इतने कंपटीशन, लेकिन सर हमारी कंपनी जो है वो इस प्रकार से बनी हुई है, इसकी ये पोजीशन है, आपके पास डेटास होने चाहिए। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड, अगले 3 साल का रिकॉर्ड अगर आप बताते हैं और अदर फैक्टर्स आप बताते हैं, उसके ऑब्जेक्शन आसान। कई बार जो उनके मन के सवाल होते हैं उसका जवाब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दे सकते हैं। कस्टमर को प्रोवोक करो कि वो आपसे सवाल पूछे, एंड सवाल वो होने चाहिए जो आप आंसर दे सकते हो। अगर आपके पास आंसर नहीं है, आई विल गेट बैक टू यू ऑन द सेम, यानी मैं आपके पास इस चीज के लिए आ सकता हूँ। उसके सामने अपने सीनियर्स को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बोले सर मैं उसके लिए आता हूँ, मैं इस बारे में पता करता हूँ। ये एक अच्छा पॉइंट आपने दिया है। आप मानोगे नहीं, मैं 1000 कस्टमर से मिल चुका हूँ, 1000 में से आप ही एक ऐसे इंटेलेक्चुअल आदमी जिसने ये सवाल पूछा। इस तरह उसको उस चीज का पेशेंस भी मिलेगा और उसको ये नहीं लगेगा कि आप सामने जो बंदा बैठा है वो नौसिखिया है, उसको मालूम है पैटर्न। लिसन टू द प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन, जब भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, उससे ये लगेगा कि सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका इक्वल राइट है। आप एक सेल्समैन ही नहीं हो, आप एक कंसल्टेटिव हो, आप एक कंसल्टेंट हो, आप एक कंसल्टेटिव अप्रोच के साथ बैठे हो और कॉन्फिडेंस के साथ रिस्पॉन्ड, और उनके बाद उनको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब वो पूछ कुछ रहा है और जवाब आप कुछ दे रहे हो। ज्यादातर सेल्समैन रटे रटाए होते हैं और ज्यादातर सेल्स के लोग, उनका एक पैटर्न होता है, आप उसी पे आते हो और कस्टमर गेट्स अनॉयड, कस्टमर को गुस्सा आने लगता है इस बात पे, कस्टमर गुस्सा करने लगता है। तो आप अगर उसके सवाल को घुमा फिरा के जवाब ना देके स्ट्रेट फॉरवर्ड पे आए तो बहुत अच्छा रहेगा। केस स्टडी बता सकते हैं लेकिन उसके सिंक में होना चाहिए, मतलब उसके उससे मिलता जुलता होना चाहिए। और कस्टमर को रीएश्योरेंस चाहिए, जिस प्रोडक्ट में आप छाती ठोक कर नहीं बेच सकते वो प्रोडक्ट आपको करना नहीं चाहिए। ये मैं स्टेटमेंट
अंडर द ब्रैकेट दे रहा हूं, इस स्टेटमेंट को आप समझे। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट आगे नहीं चलेगा, तो उस प्रोजेक्ट को आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसी गलतियां कर चुके हैं और उसके बाद इसका जो रिपरकशन है बहुत बुरा आता है। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, पहले तो आप दो कॉलम बनाए, क्यों ये कंपनी चलेगी और क्यों ये कंपनी नहीं चल सकती। आपके जो फियर फैक्टर्स हैं क्लियर पॉइंट से लिख लो, और आपके जो पॉजिटिव पॉइंट से क्लियर, अब इन दोनों को मैच करो। अगर 10 में से आपको उस कंपनी में 5 से 6 नंबर मिलते हैं क्यों ये कंपनी चलेगी, तो 100% आपको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। द होल सिस्टम इज मेड ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी पूरी जिंदगी एक प्रोबेबिलिटी पे चलता है। मेरे से किसी ने एक बार सवाल पूछा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मैन विल डाई, क्या चांसेस है कि इंसान मरेगा। तो मैंने कहा सर 100%। इस सवाल के जवाब ने उसको खुश कर दिया, कहते पहला आदमी मिला है जो ऐसे जवाब दे। जवाब यही है कि 100% प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही चीज की है, मौत की। इसके अलावा किसी से एक्सपेक्ट मत करें। अगर आपको 10 में से 6 नंबर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आप 60% की प्रोबेबिलिटी पे काम करें। तो 60% अगर आपको लगता है, आपका दिल कहता है, आपका दिमाग कहता है, आपके फेफड़े कहते हैं, आपका लीवर कहता है, तो ये काम कर लेना चाहिए। और फिर उसमें आपको 8 घंटे की नौकरी को 4 घंटे में करना चाहते हो, जो अगर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो 1 घंटा भी बहुत है। जो फुल टाइम करना चाहते हैं, आप पूछिए मैं पार्ट टाइम करूं फुल टाइम करूं, मैं किस में एंगेज हूं। अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो, मैं आपको गारंटीड बोलता हूं, अगर आपने डेडिकेटेड 1,000 घंटे किसी भी कंपनी के अंदर दिया, आप फेल हो नहीं सकते। ये मेरी सच्चाई है। आप डेडिकेटेड, वो क्या है, 1,000 घंटे बहुत लगते हैं, लेकिन जब आप काम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और आप कई चीज में उत्तीर्ण होते हैं। वाक्पटुता, कम्युनिकेशन, उसके बाद स्किल्स, उसके बाद लोगों से बातचीत करनी, उसके बाद सेल्स की कला, ये सब आता रहता है। आपको अपने सीनियर के टच में रहना है, सीनियर पॉजिटिव हो तो आप अपने जूनियर्स के साथ रहेंगे जो पॉजिटिव है। जहां नेगेटिव लगे उनको एक अलग डायरेक्शन दे दीजिए, एक अलग मोड दे दीजिए, वो निकल जाएंगे। आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, और छाती ठोक के काम करोगे तो आपको बिजनेस 100% मिलेगा। आज की डेट में इंडस्ट्री में एक चीज का बड़ा ध्यान रखना, गारंटी नाम का कोई शब्द नहीं है। गारंटी कहते हैं इस फैशन की दुनिया में और इस नेटवर्क इंटरनेट की दुनिया में, कोई चीज फैशनेबल या कोई भी चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, वो गारंटीड नहीं होता, लेकिन प्रोबेबिलिटी पे बात होती है। प्रोबेबिलिटी 60-40 का इज मोर देन इनफ। आप उस प्रोबेबिलिटी को उनके सामने करें, फिर आप काम करें। क्लोजिंग की बात आती है, तो क्लोजिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत लोग क्या कहते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। बात मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ, लड़की पसंद आ जाती है, लड़की के माँ बाप पसंद आ जाते हैं, माँ बाप, उनके माँ बाप को हमारे माँ बाप पसंद आते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन लड़की मांगनी नहीं। यानी कि आप उनसे प्रपोजल नहीं कर रहे कि आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड मैरिड विथ यू, मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूँ। ये काम हम नहीं कर पाते। हम बहुत कुछ अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं, उसके बाद हम वहां छोड़ देते हैं कि उस दौर पे जा सकते हैं, या उस मोड़ पे आपने ऑप्शन दे दिया है कि आप एग्जिट कर सकते हो, आपको प्रपोजल देना पड़ेगा। जिंदगी में ध्यान रखना, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि कोई उसको बेचे। हर इंसान चूज करना चाहता है। तो चूज कैसे करा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग के टाइम आपको उनसे किस तरह की क्वेश्चन पूछना है, एक बार कंप्लीट करते हैं उसको, उस क्लोजिंग के चैप्टर पे हम आते हैं। क्लोजिंग एक्सपर्टीज का काम है, क्लोजिंग मास्टर्स का काम है। अगर आपको लगता है कि आप एक्सपर्टीज हो, तो टॉक कि यू आर एन एक्सपर्टीज। मैं आपकी इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, जब भी मैं किसी के अंदर किसी भी इंडस्ट्री में घुसता हूं, सबसे पहले अपना नाम ही एक्सपर्ट रखता हूं। धीरे धीरे तो हो ही जाते हैं एक्सपर्ट। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप एक बात बताइए, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उन्हीं की ज्यादा कदर होती है। दुनिया में आपके जैसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं। जब आप अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगोगे तो उसका ज्ञान लोगे, क्योंकि लोग आपसे सवाल पूछेंगे। जब आप अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगोगे, आप उस टाइटल को नहीं खोना चाहते। तो व्हेन यू वांटेड टू रिटेन दैट टाइटल, आपको जिंदगी भर उस एक्सपर्टीज के लिए काम करना, और वो प्रैक्टिस आपको एक्सपर्ट बनाती है। आज से 4 साल पहले मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ब्लॉकचेन की, उसका मेरा कुछ जीरो पता था।
और व्हेन आई केम इन दिस इंडस्ट्री, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, सबसे पहले मैंने ये कहा कि आई एम ए ब्लॉकचेन एक्सपर्ट। और उसके बाद जो ज्ञान लिया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं अपने आप को आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ, 3-4 साल से कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं। इसी तरह मैं आगे भी चलना चाहता हूँ। आप किसी भी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बन सकते हो, मानना शुरू कर दो सबसे, और बोलना शुरू करो, मानना शुरू करो, और अंदर से तैयारी करते रहो, अभी मेरे को काम करना, मेरे को अभी सीखना है। तो क्लोजिंग की बात करते हैं। वंस यू आर एड्रेस द प्रोस्पेक्ट्स ऑब्जेक्शन एंड कंसर्न, जब ऑब्जेक्शन खत्म हो जाता है, लड़के को लड़की, लड़की को लड़का, वर को वधु और वधु को वर पसंद आ गया है, तो क्या समझ आता है, ये डील क्लोज, हाथ मिलाने की बारी आती है, कस्टमर से गले मिलाने की बात आ रही है। आस्क फॉर सेल्स डायरेक्टली। यस, मैंने क्या बोला, सीधा प्रपोज करो कि तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे, और आप उसकी क्लोजिंग करेंगे। और यही सेल्स का बिगेस्ट माइलस्टोन है। इस माइलस्टोन में आपको आना पड़ेगा। कस्टमर जो होता है, मैंने बोला ना, नेवर वांटेड टू गेट द सेल्स डन, वो हमेशा प्रोकास्टिनेट करता है, वो टालना चाहता है। कल करूंगा, परसों करूंगा, वो कहते हैं ना, आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, और कल नहीं, वो कल और परसों कभी आता नहीं है। तो जब बरसों जीना है तो परसों तक काम कर सकते हैं, ये दिमाग में रहता है लोगों के। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको उस सेल्स के प्रोसेस में क्लोज करना पड़ेगा, उससे साइन अप का तरीका पूछना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा ये साइन अप का तरीका है, ये आपने, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड, जो भी आप प्रोसेस में है वो उसमें जल्दी आना पड़ेगा आपको। और ये इस तरीके से होना चाहिए, जैसे ही उसके ऑब्जेक्शन हैंडल हो गए, आपको उस बात पे प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा, कस्टमर को प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा आपके पास ये चीजें हैं, आपकी वजह से केवाईसी की चीजें हैं, जैसे आप केवाईसी कराते थे, तो वो तैयार होने लगता है। फिर पेमेंट की तरफ हम जाते हैं। यूज ट्रायल क्लोजेस और एजम्पटिव लैंग्वेज टू गॉज द प्रोस्पेक्ट रेडीनेस टू मूव। कस्टमर को रेडी करना पड़ता है, टालते हैं कस्टमर, उसको तैयार करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत तरीके से साइकोलॉजिकली खेला जाता है इस काम। मैं अपने सेल्समैन वाले करियर के अंदर, मैं जब सेल्स के करियर में तो था नहीं, लेकिन जब मैं आया तो मैंने एक चीज सीखी है कि इसके अंदर एक्सपर्टीज बनना बहुत आसान है। आज पर द बिजनेस और पेमेंट के लिए डायरेक्ट बात करना, ये एक कला है। तो हम हमेशा पूछते थे, जब मैं टेलीकॉम में था, आईटी के अंदर, जब हम बड़े ऑर्डर्स उठाते थे, तो आपका साइनिंग अथॉरिटी कौन है? अब कस्टमर को पता ही नहीं कि कौन साइनिंग अथॉरिटी, मी यार, मैं हूँ, और कौन है? सर डिसीजन भी आप लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं ही लेता हूँ। तो सर एक पीओ है, उसको प्रिंट करा लीजिए प्लीज, मैं आपको मेल पे कर रहा हूँ। उसको सोचने का भी टाइम नहीं देते थे, परचेज ऑर्डर उसके मेल पे पहुंच गया। और इससे पहले अगर हमें ईमेल आईडी नहीं पता होता था, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले सर आपका ईमेल आईडी बताएंगे सर, उसके बाद ये सर मेरा कोटेशन, और ये मेरा प्रपोजल, और ये मेरा पीओ आ गया, सर पीओ जरा प्रिंट करा लीजिए, मैं ताकि आपको सारे, अब आपने बोला ना कि पीओ परचेज ऑर्डर प्रिंट करा, ताकि मैं आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ क्लियर कराऊं। फिर एक एक पीओ को पढ़ाया, समझाया, सर यहाँ पे साइन कर दीजिए। तब तक कस्टमर को यही नहीं लगता ये पेमेंट मांगे। जैसे ही आपने वो करा लिया पीओ, उसके बाद आपने पूछना था, क्या पूछना था, आपने बोला सर आप जो पेमेंट कराएंगे सर एनएफटी के थ्रू कराएंगे या आप चेक देंगे? कस्टमर को तब लगता है यार ये तो काम हो गया, पीओ मैंने साइन कर दिया, अप्रूवल मैंने दे दिया। और ज्यादातर 60 to 70% लोग उसी अवस्था में आपको चेक या डीडी दे देते हैं, या बोल देते हैं कि मेरा जो अकाउंटेंट है वो यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, कल आएगा, प्लीज मेरे को टाइम दीजिए। तो आपको देखना भी पड़ेगा क्या जेन्युइन है क्या नहीं। नेगोशिएट टर्म्स, प्राइसिंग और कॉन्ट्रैक्ट डिटेल एज नेसेसरी टू फाइनेंस। और ये सब जब फाइनल कर रहे होते हैं तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन सब क्लियर, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लोजिंग इज एन आर्ट, सेल्स के अंदर सबसे ऊंचे पायदान में इसको क्लोजिंग पे बात करते हैं। क्लोजिंग विदाउट होल प्रोसेस वो भी गलत है, वो कस्टमर आपके लिए बहुत भारी पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है यहाँ पे। अब हम समझते हैं फॉलोअप। मैंने बोला ना, सेल्स के बाद फॉलोअप होता है, ज्यादातर लोग फॉलोअप करते हैं सेल्स से पहले। मोस्ट ऑफ द पीपल डू फॉलोअप्स। मैं इस जो प्री फॉलोअप सेल्स पे ज्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि फनल मेरा बहुत बड़ा होता था, यानी क्लाइंट के लिस्ट बहुत बड़ा होता है। जब काम करता था 10-10, 20-20, 25-25 कस्टमर लाइन में होते थे, तो मुझे पता है जिसको छूऊंगा वो आएगा।
तो ये फॉलोअप हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास एक दो होते हैं, उसको क्लोज करते हैं, इंग्लिश चैनल पार कर लिया मैंने, आज के दिन बड़ा काम कर लिया। अरे तू पिछले 3 महीने से लगा हुआ है, इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। जो काम 1 मिनट में हो सकता था वो 3 महीने। तो मैं हमेशा ये आपको मैं बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ फॉलोअप में टाइम बहुत लगाते हैं। अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैं देखता था जब क्लोजिंग के टाइम होते थे, ये वही बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन जब करते हैं एग्जाम से पहले। वो कहते हैं कि जब छुट्टियां होती है तब कहते हैं अभी तो छुट्टी है, मौज करने का टाइम है। जब स्कूल चल रहा होता है तो उस टाइम कहते हैं अभी तो स्कूल चल रहा है यार, पेपर कौन से हैं। उसी पता ही नहीं चलता कब यूनिट टेस्ट आता है, फिर कभी मिड टर्म आता है, फिर उसके बाद फाइनल पहुंच जाता है, तब कहते हैं 2 दिन की छुट्टी है, सारी किताब कंप्लीट कर देता हूँ। और गलती से वर्ल्ड कप का मैच चल रहा होगा तो उसकी जिंदगी खराब है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। तो प्रिपरेशन बिफोर एग्जामिनेशन इज ऑलवेज डेंजरस। एंड जो बच्चे शुरू से पढ़ाई में या स्टार्टिंग से लगे रहते हैं, उन बच्चों के लिए लास्ट एग्जामिनेशन का टाइम सिर्फ रिवीजन का टाइम रहता है, उनके लिए बहुत आसान हो जाती है चीजें। इसी तरह मैंने देखा है टेलीकॉम में, आईटी नहीं, और सेल्स की सारी इंडस्ट्री में लोग ज्यादातर 31 तारीख को क्लोजिंग वाले दिन को ज्यादा प्रेशर लेते हैं, और इस प्रेशर के अंदर कस्टमर को प्रेशराइज्ड सेल करते हैं। और जब प्रेशराइज्ड सेल करता है, कस्टमर बिकम्स ओवर डिमांडिंग, कस्टमर तो आपका दामाद बन जाता है, फिर आपको उसकी खातिरदारी करनी पड़ती है। मेरा अप्रोच हमेशा इसमें रहा है कि मैं 2 दिन पहले ही क्लोजिंग करके बैठा होता था, पाँव पे पाँव रख के बैठता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास हमेशा एक फनल होता था, मजबूत फनल, जिसे बोलते हैं इस महीने का टारगेट तो क्या, अगले 3 महीने का टारगेट। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पहले 15 दिन मेहनत करते हैं और उसके अगले 10 दिन आपको उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। और ये सोचो मत कि आपके पास बिजनेस बैठ आ रहा है और आप बैठ जाओ, उसके बाद भी मेहनत करनी पड़ती है। आपका उद्देश्य यहाँ क्लियर होना चाहिए। तो फॉलोअप में आपकी जो एनर्जी वेस्ट होती है, रात को 8 बजे 10 बजे लोगों को, कस्टमर को, आई स्ट्रिक्टली नेवर कॉल से नहीं कस्टमर। क्यों? क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। मैं खुद अपने आप को इस बात को कहता हूँ ए जेंटलमैन। सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर है और बड़े सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने मुझे एक लाइन दी थी, ए जेंटलमैन नेवर कॉल्स ए जेंटलमैन आफ्टर 8 PM। रात के 8 बजे के बाद कभी भी एक जेंटलमैन कभी कॉल नहीं। यहाँ पर लगे होते हैं रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। कभी नहीं करना चाहिए। आपके दोस्त हो, आपके फ्रेंड हो, वो अलग बात है, लेकिन एक कस्टमर को कभी नहीं फोन करना चाहिए। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कस्टमर ने बोला कि सर मुझे आप 9 बजे फोन, तो आप उनको बोल सकते हैं, मेरा एक प्रिंसिपल है सर, कि आई नेवर कॉल ए जेंटलमैन और ए लेडी आफ्टर 8 PM। आपको अगर देखो मेरे लिए डिस्कम्फर्ट है, आप बोलो तो मैं आपके लिए ही ये अपना ये रूल तोड़ रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे लगता है सामने वाले के पास एथिक्स है, मॉरल है काम करने। ये सिर्फ सेल्स के लिए नहीं बना हुआ, ये बेचने के लिए नहीं। खरीदने वाले को ये पता कभी या फील कभी नहीं आना चाहिए कि उसको बेचे जाने की कोशिश की जा रही। जिस दिन इस आर्ट में आ गए, द आर्ट ऑफ सेलिंग इज नॉट सेलिंग, अगर इस कला में आप उत्तीर्ण बन गए, जिंदगी बहुत आसान। सेल्स प्रेशर लगेगा ही। तो हमेशा ध्यान रखें, फॉलोअप जो है क्लोजिंग के बाद होता है। यहां से आपकी मेहनत का एक नया पैरामीटर तैयार होता है। आपने एक क्लाइंट बनाया, अब क्लाइंट से रेफरल लेने हैं, क्लाइंट को आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, यानी आपकी चीजों को प्रमोट करवाना है। जिस कंपनी में आगे रेफरल इनकम नहीं मिलता है, वहां काम करने के तरीके कुछ और होते हैं। वहां पर गिफ्ट ऑफ टोकन, थैंक यू लेटर, एप्रिसिएशन लेटर से काम चलता है। जहां पर आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, ये ऑलरेडी इंडस्ट्री अपने आप में इतना वंडरफुल है, इसके अंदर उस कस्टमर का भी पैसा बनता है, और कस्टमर को मेहनत नहीं दिखना चाहिए, मजे मजे में काम करते हुए दिखना चाहिए। आप जूम करते हो तब तक करते हो जब तक क्लोज नहीं हो जाता। क्या आप जूम करते हो उसके बाद फॉलोअप करने के लिए, चलो सर हम और आज बैठते हैं, आज आपकी लिस्ट बनाते हैं, और ये काम कोई नहीं करता। और ये काम जो नहीं करता उनको पैसा। इस काम में थोड़ा सा फॉलोअप रखना, उनको तैयार करना। आपको ये क्या लगता है कि जो बंदे को आप क्लोज करके लाए हो, क्या वो आपकी हर बात को सुनेगा? नहीं सुनेगा।
क्या आपके हर डायरेक्शन को नहीं मिला? आपका टीम वो नहीं करता जो आप कहते, आपका टीम वही करता है जो आप करते हो। आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट अगेन। योर टीम डज नॉट डू व्हाट यू से, योर टीम ओनली डज व्हाट यू डू। हिंदी में समझते हैं इसको दोबारा। आपकी टीम वो काम नहीं करती जो आप बोलते हो, आपकी टीम वो करती है जो आप करते हो। तो ऑलवेज ऑलवेज शो देम कि आप क्या करते हो, आपकी सक्सेस के पीछे क्या राज है। आप वो काम करते, उनके लिए बैठो, 2 घंटे निकालो, 1 घंटा निकालो, उनके साथ डिस्कस करो, उनके साथ चर्चा करो। एक फोन पे कॉलिंग करके फॉलो अप लेने से बेटर है। आज की डेट में आपके पास स्क्रीन है, उनको बोलो सर 40 मिनट हम लोग बात करते हैं। किस बारे में बात करते हैं? इस प्रोडक्ट को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इससे क्या क्या हो सकता है। कस्टमर आपके फेवर में बहुत सारी चीजों में प्रोडक्ट लेकर खत्म हो जाता है, उस कस्टमर को वहां से शुरुआत कर, फिर आपको उनको ट्रेन करना है। तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है, उनको सेटिस्फाई करे, उनको एम्पथाइज करे। और पोस्ट सेल कंसर्न, आपको क्या लगता है सर, अब आपको क्या लगता है जब आपने ये प्रोडक्ट ले लिया है, तो उसके डर को निकालना है, उनसे चर्चा करना है, और फिर आपने जो परचेज किया है सर उसके बारे में बताना है कि सर ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये कंसेप्ट ऐसा है सर, अगर यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं सर, आपको साइड इनकम कितना आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू टू नर्चर द कस्टमर रिलेशनशिप थ्रू ऑन गोइंग कम्युनिकेशन। ट्राई टू कॉल ए कस्टमर इन 3 4 डेज 5 डेज, एक बार बात कर। उनको कई बार लगता है इन्होंने अपना माल बेच दिया और चले गए, अब दोबारा फोन ही नहीं करते। तो ये आपकी गलत फहमी है, आप गलत कर रहे हैं। उनको सपोर्ट चाहिए, उनको एडिशनल सेल्स अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि सर आप मेरे कितने वैल्यूबल कस्टमर हो। ये फॉलोअप होता है, ना कि सर आपने मेरा प्लान देखा प्लीज आ जाइए, गिड़गिड़ाना। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट कि आप भी उसके प्रोसेस में आए। अब आते हैं रेफरल एडवोकेसी बोलते हैं। एडवोकेसी मतलब समझते हो? एडवोकेसी का मतलब आपकी चीजों को आगे रिकमेंड करना। रेफरल मतलब रिकमेंड है, एडवोकेसी मतलब एक तरफ से आपका ब्रांड एम्बेसडर बनता है कस्टमर। जब कस्टमर आपकी ट्रीटमेंट, सेल्स इज ए ट्रीटमेंट ऑफ योर रिलेशनशिप विथ हिम और हर, जो सामने वाला कस्टमर है उसके साथ किस तरह की रिलेशनशिप, वो ट्रीटमेंट वो आगे फॉरवर्ड करता है। ज्यादातर लोग एक्साइटेड बना देते हैं, हम बिजनेस क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हम उनके टच में नहीं आते। द मैन यू आर ट्राइंग टू कॉल डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे कस्टमर के पास कई बार होते हैं। जो सपने बेचने वाला आया था वो अपनी पोटली में सामान खाली किया और निकल लिया। सपने बेचो ही मत, उनके सपनों को जिंदा रखो। कॉल देम अगेन एंड अगेन, मेक देम पॉजिटिव, टेल देम यू आर इन द राइट इंडस्ट्री। जब बार 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 एक बात को उसके कान में, उनके कान में रिपीट करते जाओगे, एक टाइम में वो समझ आएगा। एनकरेज सेटिस्फाइड कस्टमर टू प्रोवाइड, उनके वो उनसे बात करिए सर आपके, उनसे जब चर्चा करते हैं उनके बारे में समझिए, किस इंडस्ट्री से हैं, कितने लोग हैं, क्या है, बातों बातों में उनसे रेफरल लीजिए। आपके बहुत अच्छे दोस्त कौन है, ये सब करते करते निकलते हैं, क्लाइंट कौन है, ऐसे करके धीरे धीरे जब आपकी रेपो अच्छी बनती है वो सब कुछ बताते हैं। कल्टिवेट ए बेस ब्रांड एडवोकेट्स, यानी कि ये आपके आखिर में क्या होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जो आपको आपके बोले बिना भी बोल देंगे किसी को भी, देखो मेरे को एक बंदा मिला या एक लेडी मिली है जो ये मेरे को बहुत अच्छी इंडस्ट्री के बारे में बताया, आपको मैं उनका नंबर देता हूँ या मैं उनको आपका नंबर देता हूँ, इनका आपका पास फोन आएगा, आप एक बार बात करिए। ये होता है सिस्टम। एंड उनके टेस्टिमोनियल्स लीजिए, बातों ही बातों में उनको बोलिए सर अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं आपका एक टेस्टिमोनियल लेना चाहूंगा और मैं इसको रिकॉर्ड करना विथ योर परमिशन ओनली। जब आप इस जेस्चर से बात करते हैं तो आपको जरूर रेफरल देगा और जरूर वो टेस्टिमोनियल देगा। टेस्टिमोनियल जब वो दे देता है, एक होता है उसकी तरीके से, फिर एक अपनी तरीके से आपको टेस्टिमोनियल देना पड़ेगा। वाई वाई यू हैव चूजन दिस प्रोडक्ट, वाई यू हैव चूजन
यूर मतलब आपको कैसे उसने चूज किया, और क्या फायदा हो रहा है, और क्या आप इसमें फ्यूचर समझते हैं, ये चीजें, आपका नाम क्या है, ये सब चीजें आपके पास स्क्रिप्टेड होना चाहिए। जब वो दे देता है, सर मैं चाहूंगा सर इस फॉर्मेट पे देंगे, आपने बहुत अच्छा दिया टेस्टिमोनियल, लेकिन इस फॉर्मेट पे देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, एंड यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स माई बिजनेस। हर आदमी को अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, तारीफ अच्छी लगती है, हर आदमी को ये भी अच्छा लगता है कि आपकी, उनकी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ फर्क। आप जब बार बार अप्रिशिएट करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और अब आते हैं एनालिसिस। अब आपको एनालिसिस, मैंने बोला था कि सेल्स के अंदर सबसे बड़ा प्रोसेस है, जब रात को आप सोते हैं आप एनालिसिस करेंगे आज के दिनचर्या में आपने क्या किया। ये एनालिसिस आप खुद से भी कर सकते हैं। Evaluate effectiveness of your sales process and performance metrics such as conversation rates, deal size and sales cycle length। आप जब बिजनेस करते हैं तो आप देखिए कि आपका एवरेज टाइमिंग एक कस्टमर को कॉलिंग से लेकर, लिस्ट बनाने से लेकर, उसको क्लोजिंग के बाद, उससे 5 रेफरल लेने के बाद, उन 5 में से 2-3 क्लोजिंग करने के बाद उनकी आगे कस्टमर बनाने तक आपका कितना टाइम लगा है। तो आप जब ये कोई चीज, एनीथिंग विच इज मेजरेबल, कोई भी चीज जिसको मापा जा सकता है, उसी में बदलाव लाया जा सकता है। जो चीज माप नहीं सकते उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। समुद्र मापा नहीं जा सकता, इसलिए बदला नहीं। आकाश मापा नहीं जा सकता, इसलिए बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन आपके एफर्ट कितने वो माप सकते हैं। उसके बाद फीडबैक लीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपने ये जो सेल्स का इंटरेक्शन की कितना आप में डेवलपमेंट आया, आपने कई कम्युनिकेशन स्किल्स आए, आपने इस कस्टमर को किस तरह ट्रीट किया, क्या बेस्ट मोमेंटम ऑफ सेल्स, यानी कि आपका वो मोमेंटम क्या था जब आपको क्लाइंट ने तारीफ करी, जब क्लाइंट ने आपसे हाथ मिलाया कि क्या है कि मजा आ गया आपसे मिलकर। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा ही बोलता हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखें, जो जिन लोगों से आप मिल रहे हो और मिलने के बाद उनको, उनके सपनों में आप नहीं नजर आए, तो आप सेल्समैन नहीं, आप बिजनेसमैन नहीं। आपके बारे में सोचने पे वो मजबूर हो जाए, इस आर्ट को कहते हैं द आर्ट ऑफ सेलिंग। इस टूल को मैं बहुत इस्तेमाल करता। तो जब मैं क्लोजिंग करता था उस टाइम कहता था, सर आपके लिए एक खुला प्रपोजल है। वो सोचेगा डिस्काउंट डिस्काउंट, आई डोंट बिलीव इन डिस्काउंट्स, आई डोंट टेक डिस्काउंट्स, आई डोंट गिव डिस्काउंट। मेरा एक असूल है, इस असूल को मैं बहुत पक्के से निभाता हूं। और अंडर सेलिंग नहीं करता हूं। अंडर सेलिंग मतलब अपने प्राइस से नीचे। हमेशा बोलते थे ना, ए इज्जत पे बात नहीं करना, औकात की बात नहीं करना, कई लोग बोलते हैं ना, इसी तरफ सेल्समैन और बिजनेसमैन के अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए, डिस्काउंट की बात मत कर। तो मैं अपना स्टेटमेंट आज इसलिए दे रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि इस प्रोसेस से कितनी कामयाबी मिली। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सिंस आई एम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वर्किंग स्टाइल, तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके सामने परोस रहा हूँ। तो हमेशा कस्टमर को जब मैं क्लोज करता था एक ही बात बोलता था, सर एक प्रपोजल है, आज की रात अगर मैं आपके सपनों में नहीं आया सर, तो आप मेरे साथ बिजनेस कभी। कमाल की साइकोलॉजिकल स्टेट, जब आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं, वो पुराने टाइम में एक बात आती थी कि एक बंदा डॉक्टर को बार बार परेशान कर, बार बार परेशान करता था। कहता है मुझे भूख खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, नींद लेने के बाद नींद नहीं आती। कहता बड़ा विचित्र प्रोग्राम है, परेशान हो गया वो। तो उसने कहा एक काम कर, इधर ये 4 गोलियां हैं, अगर ये 4 गोलियों को तू ले सकता है ना, तो जिंदगी भर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस अगर ये 4 गोलियां तूने खा ली, तभी मेरे पास आना है। बस ध्यान रखना है, जब भी गोली खाओगे हाथी के बारे में मत सोचो। और जब आप
हाथी के बारे में नहीं सोचोगे तो ये 4 गोलियां खानी है, एक एक करके खानी है, 4 रात खानी है आपको। उसके बाद आपको ये जो प्रॉब्लम है आपकी, बड़ी टेढ़ी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगी। और सच बता रहा हूं मेरे दोस्त, उसके बाद वो डॉक्टर भी फ्री और वो पेशेंट भी फ्री। जब भी वो गोली उठाता था, क्या क्या सोचता था, डॉक्टर ने कहा था हाथी के बारे में नहीं सोचा, कहता ओ हाथी आ गया दिमाग में। समझ आ गई बात? जब आप कस्टमर को ये बात बोलते हैं कि आज की रात मैं आपके सपनों में नहीं आया, तो मेरे से बिजनेस करने की, दिस इज व्हेन यू प्रिपेयर योरसेल्फ इन सो कॉन्फिडेंट मोड। जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो, जिंदगी के अंदर बेचना इतना आसान हो जाता है। तो अब समझते हैं, टाइम हो चुका है हमारा। एक बार आज हम फीडबैक सेशन को लेंगे, कल हम सेल्स के फनल को समझेंगे और किस तरह के फनल्स हैं, एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस समझेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। अब हम प्रैक्टिकल की रोल्स भी खेलेंगे, कुछ रोल प्ले करेंगे सेल्स के ऊपर। क्योंकि काम सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको मैंने लिखाया पढ़ाया और आप भी भूल गए और मैं भी भूल गया। हमारे बीच में जितने लोग हैं जो भी ट्रेनिंग्स लेते हैं, और हम भी जो ट्रेनिंग लेते हैं, उसका फेलियर के कारण ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है, उसके प्रैक्टिकल खेल में नहीं आते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो हम उस प्रैक्टिस में आएंगे और वो रोल प्ले प्ले करेंगे। एक बार ये सेशन सेल्स का ओवर होने के बाद हम इस रोल प्ले को खेलेंगे। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना, समझना कौन सा पॉइंट आपको क्लिक करेगा। सेल्स के बारे में इतना डिटेल्ड स्टडी शायद ही आपको कहीं मिलेगा। आपके पास सेल्स के बहुत सारे बुक्स होंगे, वहां पर आप इस चीजों को जाके देखेंगे तो आपको कई पॉइंट्स नया मिलेगा। क्योंकि डै, डैनियल कार्नेज और ये सब जो बोलते हैं, कार्नेगी बोलते हैं, जो उस टाइम का जो बुक है वो बहुत साल पहले, उस टाइम सेल्स के पैरामीटर्स अलग थे, क्लाइंट अलग थे, उस टाइम काम करने के तरीके अलग थे। आज आज हम बोल सकते हैं, मतलब आज सोच सकते हैं 21वीं 22वीं 23वीं जो भी शताब्दी हम बोलते हैं, आज की डेट में प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो चुका है। द वे यू वियर योर सेल्फ एज एन एंटायर बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल अलग हो चुकी है। लोगों की ग्रास्पिंग पावर, अटेंशन बहुत अलग अलग हो चुका है। तो क्लाइंट का ओवरऑल चीजें बदल चुकी है, परसोना चेंज हो चुका है। तो अब आपको इस इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स पे, जो भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उस पे काम कैसे करें, और इसको जो मैं कर रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली करके देखें, तब आपको मजा आएगा। आप क्लाइंट से बात तो करना शुरू करो। और मैं बार बार बोलता हूँ, आप अगर एक ही जगह मेहनत कर रहे हो और आपको लगातार रिजल्ट वही मिल रहा है, तो आपको डायरेक्शन चेंज कर। हम इतने जिद्दी होते हैं, हम वहीं लगे रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं, थक के चूर हो जाते हैं और बाद में कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्यों? भगवान आए थे, उन्होंने बोला है कि आपकी किस्मत खराब है? मेरे को तो मिलते ही सारे ऐसे हैं। मिलते इसलिए ऐसे हैं क्योंकि आप भी ऐसे ही हैं। आपको अपना विचार, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आपको कहते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, लेकिन बिजनेस के अंदर नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट। ये यहाँ पे डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग अपनी मेंटेलिटी नहीं ठीक करते, लोग दूसरों की मेंटेलिटी पर वार करते हैं, वहां गड़बड़ है। पहले आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आपको ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी चेक करना पड़ेगा। जिस चीज को आप अच्छा समझते हैं वो लोगों के लिए बुरा हो सकता है, जिस चीज को आप बुरा समझते हैं वो लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। प्लस सबसे पहले कहते हैं ना, अपना वैलिडेशन क्लियर करें। आपका वैलिडेशन क्लियर है, आप किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। एंड सिंस वी आर इन दिस बिजनेस ऑफ सेल्स, बिजनेस कह सकते हैं, इंडस्ट्री बोल सकते हैं, बाई चांस एंड बाई चॉइस। अब आपको देखना है बाई चांस के आप वो बनने चाहते हो या बाई चॉइस से बनना चाहते हो। इफ यू हेट योर जॉब, देन टेल मी। आपको ये पसंद नहीं है तो मुझे ईमानदारी से बताएं कि मेरे को सेल्स करना पसंद नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको सेल्स करने में मजा आ रहा है, आपके जीवन वो हो रहा है, तो भी बताएं। अगर आपको नहीं मजा आ रहा तो आप मुझे ऑप्शन दें कि आप और क्या क्या करना चाहते हैं। जब आप
वो ऑप्शन देखेंगे ना तो लाइफ और टफ दिखेगी। अब आप सपोज बोले कि मैं तो म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, तो अपनी उम्र को देखें और ये देखें कि आपकी म्यूजिक कितना आपका अच्छा है और कब तक आप सीख सकते हो, ये भी आप चेक करें। और सीखने के बाद कब चलो। एक इंडस्ट्री है सेल्स, ये इंडस्ट्री सब पे भारी है। अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हो, इज्जत अपने आप बाय डिफॉल्ट आता है। और पैसा कमाने की इस कला में जब आ जाते हो, जिसको हम सेल्स बोलते हैं, जिंदगी भर आपको कोई चीज के लिए कभी भी परेशान, पैसे के लिए एटलीस्ट नहीं परेशान हो। नॉट एवरीथिंग कम्स इन विथ मनी, बट 98% थिंग्स कम्स विद। सुख शांति के लिए आपको सुख शांति की खोज करनी पड़ेगी, उसके अलावा पैसा सब कुछ दे सकता है। मुझे लगता है कि आज का ये खास सेशन रहा है, आपकी लाइफ में बहुत बदलाव होगा। और आज का वीडियो सेशन लिंक में दिया जाएगा नीचे। और आप देखिए कल का भी वीडियो आज रिलीज होगा, और आज का तो होगा ही होगा। ये दोनों तीनों को एक साथ कंपाइल करके भेजने का प्लान था, सीरीज 1 2 3, ताकि आप उनको वॉच करें और एक बार रिवाइज कर ले कि एक एक पॉइंट आपके कितने काम आ सकता है। और मुझे जरूर कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे बताएं कि आपको इसके प्रैक्टिस से क्या रिजल्ट आता है। मेरा उद्देश्य वही है कि मेरी कामयाबी को सिर्फ नहीं देखना, मुझे आप सबकी कामयाबी को चखना है। तो कल की डेट में आप बोल सकते हैं कि आपने मेरे साथ समय ना खराब किया। तो दोस्तों, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, और वही एनर्जी के साथ द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी का जो सीरीज चल रहा है, उसके अंदर द आर्ट ऑफ सेल्स पे हम फोकस करके काम कर रहे हैं। लगभग लगभग 15 से 20 दिन हम ये चलेंगे, उसके बाद हमारे रोल प्लेज होंगे। और ये हमें अपनी जिंदगी में एक मकसद पे जरूर पहुंचाएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वो सब हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। ये साल भर का सफर आपका सीखना सिखाना और पैसे कमाने का रहेगा। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।